प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में अपन ने विज्ञान का चैप्टर नंबर पहला क्लियर कर लिया है। पहले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी अपन ने कर लिए थे। आज अपन जीव विज्ञान या बायोलॉजी का चैप्टर नंबर तीसरा अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है जेनेटिक्स, या इसको अपन हिंदी में बोलते हैं आनुवंशिकी। अब सेकंड चैप्टर अपन ने पहला चैप्टर पढ़ा, लेकिन सेकंड चैप्टर को अपन लेंगे लास्ट में, क्योंकि ये चैप्टर एक बड़ा चैप्टर है, इसमें थोड़ा समय अधिक लगेगा। इसलिए पहले अपन ने ले लिया है तीसरा चैप्टर, जिसको बोलते हैं जेनेटिक्स या आनुवंशिकी। प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड की परीक्षा में यह चैप्टर 4 अंक का निर्धारित है, जिसमें से सीधा 4 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुल 4 शब्दों पर बात करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने 4 टर्म लिखी है, टोटल 4 शब्द लिखे हैं। पहले शब्द को अपन बोलते हैं आनुवंशिकी, दूसरा शब्द है आनुवंशिक लक्षण, तीसरा है वंशागति और चौथा शब्द है विभिन्नताएं। तो सबसे पहले अपन इन चारों शब्दों की परिभाषाएं देखेंगे। इसमें आनुवंशिकी को, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक्स, तो इसमें कुछ शब्द आएंगे जैसे जेनेटिक्स है, हेरिडिटी है। इन शब्दों का प्रतिपादन किन वैज्ञानिकों ने किया और कब किया, इनका भी अपन अध्ययन करेंगे। तो अपन शुरुआत करते हैं सबसे पहले आनुवंशिकी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आनुवंशिकी होती क्या है? तो आनुवंशिकी एक जीव विज्ञान की शाखा है। जीव विज्ञान की एक क्या है? शाखा, जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता, और दूसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूं विभिन्नताओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। उस शाखा को हम क्या बोलेंगे? आनुवंशिकी बोलेंगे। बस कुछ नहीं है, केवल 2 शब्दों के ऊपर आपको ध्यान देना है। पहला शब्द है आनुवंशिकता और दूसरा शब्द जो है वो है विभिन्नताएं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाएगा, उस शाखा को अपन क्या बोलेंगे? तो अपन बोलेंगे उस शाखा को आनुवंशिकी। अब दूसरी बात ये बढ़ती है कि ये आनुवंशिकी तो ठीक है, हिंदी में नाम है, लेकिन इंग्लिश में इसका एक नाम होता है जिसको अपन बोलते हैं जेनेटिक्स। अब ये जो जेनेटिक्स जो शब्द है, ये जेनेटिक्स शब्द सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, बेटसन। तो बेटसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1905 में जेनेटिक्स शब्द का प्रतिपादन किया, और इस जेनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के जीन शब्द से हुई है। ये भी अपन को ध्यान रखना है कि जेनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के जीन शब्द से हुई है। तो पहला शब्द अपन ने समझा आनुवंशिकी, कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम बोलेंगे आनुवंशिकी। और आनुवंशिकी को हम इंग्लिश में बोलेंगे जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स शब्द दिया किसने? बेटसन ने। और कब दिया? 1905 में। और जेनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? तो आपको बताना है ग्रीक भाषा के जीन शब्द से उसकी उत्पत्ति हुई है। अब आनुवंशिकी से जुड़ा हुआ अगला एक शब्द है आनुवंशिक लक्षण। अब ये आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं? तो हमको पता है कि जो उच्च श्रेणी के जीव होते हैं उनमें जनन का जो प्रकार होता है वो लैंगिक होता है, क्योंकि जनन 2 प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक जनन होता है, एक अलैंगिक जनन होता है। उच्च श्रेणी के जो बहुकोषीय जो जीव होते हैं उसमें जनन का लैंगिक प्रकार पाया जाता है। तो अब अपन तो मनुष्य है, तो मनुष्य की बात करेंगे तो मनुष्य में जनन का कौन सा प्रकार होगा? तो हम बताएंगे मनुष्य में लैंगिक जनन होगा। अब लैंगिक जनन की क्रिया में कितने जीव भाग लेते हैं? तो 2 जीव भाग लेते हैं। अब प्रत्येक जीव से किसका निर्माण होता है? युग्मक का। नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक, जिसमें अपन नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक को हम अंडाणु के नाम से जानते हैं। तो अब यह आनुवंशिक लक्षण है क्या? तो जीवों में लैंगिक जनन की क्रिया से, कौन से जनन की क्रिया से? लैंगिक जनन की क्रिया से। किसके द्वारा? युग्मकों के द्वारा
विभिन्न लक्षणों का क्या होता है, संचरण होता है। और इनको ही अपन कहते हैं कौन से लक्षण, आनुवंशिक लक्षण। और ये लक्षण कैसे चलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, अर्थात आनुवंशिक लक्षण क्या करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं। तो क्या बोलेंगे आनुवंशिक लक्षण की पूरी डेफिनेशन क्या हो गई, तो हम बताएंगे कि जीवों में लैंगिक जनन की क्रिया के द्वारा, जीवों में लैंगिक जनन की क्रिया के द्वारा किसका निर्माण होता है, युग्मकों का। और इन युग्मकों के द्वारा विभिन्न लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं, जिन्हें हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। तो अपन ने दो शब्द देख लिए हैं, पहला अपन ने आनुवंशिकी का अर्थ देखा, दूसरा हमने देखा आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं। अब हम तीसरे शब्द की बात करेंगे जिसका नाम है वंशागति। अब ये वंशागति क्या होती है, तो देखो आनुवंशिक लक्षण में तो हमने क्या देखा कि विभिन्न लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचित होना। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ये आनुवंशिक लक्षण यदि जनक पीढ़ी से कौन सी पीढ़ी में संचरित हो जाए, संतति पीढ़ी में संचरित हो, तो इसे हम किसके नाम से जानते हैं, वंशागति के नाम से जानते हैं। तो ध्यान से देखो, सीधी सी परिभाषा हो गई कि आनुवंशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में आना ही वंशागति क्या कहता है। अच्छा, ये जनक का मतलब यहाँ पे एक शब्द आया है जनक। जनक का मतलब होता है अपने माता पिता, जो अपने माता पिता जो पेरेंट्स जो हो गए, तो पेरेंट्स जो अपने हो गए उनको अपन बोलेंगे जनक पीढ़ी। और उन जनकों से जो संतान उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं संतति पीढ़ी। अर्थात कौन से लक्षणों का, आनुवंशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में आना ही वंशागति कहलाता है। अब ये वंशागति जो शब्द दिया, अच्छा इस वंशागति को अपन इंग्लिश में बोलते हैं हेरेडिटी, और इंग्लिश में आप इसको लिख लो हेरेडिटी, हेरेडिटी, HEREDITY, हेरेडिटी। अब हेरेडिटी जो शब्द है, ये शब्द दिया था 1863 में एक वैज्ञानिक थे स्पेंसर। तो स्पेंसर के द्वारा 1863 में हेरेडिटी शब्द का प्रतिपादन किया गया। तो यहां तक मैं समझता हूं कि आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि आनुवंशिकी क्या होती है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं, तो आप बताओगे जीवों में कौन सी जनन की क्रिया होती है, लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन की क्रिया के समय किसके द्वारा, युग्मकों के द्वारा। विभिन्न लक्षणों का क्या होना, पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होना ही आनुवंशिक लक्षण कहलाता है। और मैं कहूं कि आनुवंशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में आना, तो आप कहोगे कि ये क्या होती है, ये वंशागति होती है। अच्छा, अब ये विभिन्नताएं क्या है, तो भाई ध्यान रखो कि जीवों में वही कौन से जनन की क्रिया होती है, लैंगिक जनन की क्रिया। और लैंगिक जनन की क्रिया के समय जीन विनिमय के कारण, जीन विनिमय के कारण एक ही जाति के जीवों में, एक ही जाति के जीवों में बताओ क्या पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती है। तो विभिन्नताएं पाई जाने का कारण, प्रमुख कारण हो गया जीन क्रॉसिंग, या बोलेंगे जीन विनिमय। तो जीवों में लैंगिक जनन की क्रिया के समय जीन विनिमय के द्वारा एक ही जाति के जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये चारों शब्द अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि आनुवंशिकी क्या होती है, आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं, वंशागति क्या होती है, और विभिन्नताएं क्या होती है। अब अपन इस पाठ की धीरे धीरे गहराई के अंदर जाएंगे। तो अब सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो ये आनुवंशिकी होती है, इस आनुवंशिकी का जो जनक जो है, जो अपन कह सकते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये कहा जाता है ग्रेगर जोहन मेंडल को, ग्रेगर जोहन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब सबसे पहले ग्रेगर जोहन मेंडल के बारे में अपन को अध्ययन करना होगा कि ग्रेगर जोहन मेंडल कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ, इन्होंने किन पार्टों पर अपने संकरण के प्रयोग किए। फिर अपन एक एक चीज को विस्तार से देखेंगे। तो यहाँ पे आ जाओ, ग्रेगर जोहन मेंडल। देखो सबसे पहली बात, ग्रेगर जोहन मेंडल को क्या कहते हैं,
आनुवंशिकी का जनक, आनुवंशिकी का जनक। इन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम किसके अंदर, पादपों में, मेंडल ने सर्वप्रथम पादपों में वंशागति के नियमों का, वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया और कुल 3 नियम दिए। वो अपन आगे डिस्कस करेंगे उन नियमों के बारे में। तो फिलहाल तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि ग्रेगर जोहन मेंडल ने पादपों में वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया। इस कारण ग्रेगर जोहन मेंडल को हम आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। अब ग्रेगर जोहन मेंडल का जो जन्म हुआ था ये हो गया 22 जुलाई 1822 को हो गया। अब 22 जुलाई 1822 को एक छोटा सा देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया के अंदर एक प्रांत है हेंजनडोर्फ, प्रांत का नाम हो गया हेंजनडोर्फ, और इस हेंजनडोर्फ प्रांत में गांव है जिसका नाम है सिलिसियन, गांव हो गया सिलिसियन। तो ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछ रहे कि ग्रेगर जोहन मेंडल का संक्षिप्त शब्दों में परिचय दीजिए, खैर ऐसे प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि यह आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ पॉइंट है कि ग्रेगर जोहन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को एक छोटा सा देश ऑस्ट्रिया के हेंजनडोर्फ प्रांत के सिलिसियन नामक गांव में हुआ। अब आगे चलो, अब 1842 की बात करते हैं क्योंकि 1822 में तो इनका क्या हो गया, जन्म हो गया। अब 1842 में इन्होंने क्या किया, एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है दर्शन शास्त्र, और दर्शन शास्त्र को हम इंग्लिश में फिलॉसफी के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने 1842 में दर्शन शास्त्र के अंदर अपनी डिग्री पूरी कर ली। बहुत इंपॉर्टेंट बात, 1842 में फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र में क्या पूरी कर ली, डिग्री। अब डिग्री पूरी करने के बाद ये 1843 की बात करेंगे, एक साल बाद जस्ट। तो 1843 में वही ऑस्ट्रिया जो देश है इसका एक शहर था, उस शहर का नाम है ब्रून, शहर का नाम क्या हो गया, ब्रून। इस ब्रून शहर के अंदर एक चर्च थी, क्या थी, चर्च। अब चर्च के अंदर जो पूजा करते हैं उनको अपन बोलते हैं पादरी। तो उस ऑस्ट्रिया शहर के, वो ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर की जो चर्च थी, उस चर्च में ये क्या बन गए, तो पादरी बन गए। क्योंकि ईसाई जो लोग होते हैं, ईसाई जो लोगों के जो मंदिरों के अंदर जो पूजा करने वाले जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अपन पादरी बोलते हैं। जैसे हम पुजारी जो होता है हिंदुओं के अंदर जो मंदिरों में पूजा करने वाले को क्या बोलेंगे, हम पुजारी बोलेंगे। तो ये पादरी बन गए। अब क्या हुआ, वो जो चर्च थी उस चर्च के अंदर एक मटरों का बगीचा था, उस मटरों के बगीचों को मैं कह सकता हूँ उद्यान मटर, क्योंकि बहुत सारे मटर हो गए तो उनको मैं बोलूंगा उद्यान मटर। उस चर्च के अंदर मटरों का बगीचा था जिसको मैं बोलूंगा उद्यान मटर। अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पे मटर आया है तो मटर के पादप का वैज्ञानिक नाम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी एक नंबर का प्रश्न बन सकता है। तो उद्यान मटर के पादप का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सैटाइवम, पाइसम सैटाइवम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। तो उद्यान मटर का साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक जो नाम होता है वो होता है पाइसम सैटाइवम। तो चर्च के पादरी बन गए और उस चर्च में उद्यान मटर थे, मटरों का बगीचा था। अब इन्होंने क्या किया, इस उद्यान मटर के पादप पर संकरण के प्रयोग किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसके प्रयोग किए, संकरण। अब ये संकरण क्या चीज होती है, देखो संकरण के द्वारा हम नई नई किस्मों को विकसित कर सकते हैं या उत्तम श्रेणी के नस्ल वाले जीवों को अपन विकसित कर सकते हैं। अब संकरण पादपों में भी होता है और संकरण जंतुओं में भी होता है। अब संकरण होता क्या है, जब दो विपरीयार्सी जनक जिनके लक्षण एक दूसरे से क्या है, अलग अलग है, दो विपरीयार्सी जनकों के बीच क्रॉस कराने की जो विधि है उसको हम बोलते हैं संकरण। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको पता लग गया होगा कि संकरण क्या होता है। तो उद्यान मटर का जो पादप था उस पर इन्होंने किसके प्रयोग किए, संकरण के। और कितने वर्षों तक किए, तो आपको बताना है 7 वर्षों तक संकरण के क्या किए, प्रयोग। और पूछे भाई कितनी जोड़ियों पर किए मटर के, तो आपको बताना है 7 जोड़ी। और ये 7 जोड़ी एक दूसरे से क्या होती, विपरीयार्सी। विपरीयार्सी का मतलब अलग अलग, जैसे लंबे पादपों का संकरण कराएंगे बौने पादपों से, तो इसी प्रकार कितने जोड़ी, 7 जोड़ी विपरीयार्सी लक्षणों पर इन्होंने संकरण
संकरण के क्या किए, प्रयोग। अच्छा, अब क्या हुआ, अब जो भी निष्कर्ष निकले इन्होंने सभी निष्कर्षों को एक शोध पत्र पे लिख लिया और उस शोध पत्र को 1865 में एक सोसाइटी थी और उस सोसाइटी का नाम था ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री और उसके समक्ष क्या कर दिया, प्रस्तुत कर दिया। तो साहब अब इन्होंने 1866 में मटर के पादप पर जो संकरण के प्रयोग किए थे उनके जो भी निष्कर्ष निकले उन निष्कर्षों को शोध पत्र के रूप में किस सोसाइटी के सामने, तो आपको बताना है ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष क्या कर दिया, प्रस्तुत कर दिया। अब क्या हुआ, एक साल बाद, अब मैं 1865 में ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के सामने क्या कर दिया, प्रस्तुत कर दिया। अब एक साल बाद, मतलब बात करेंगे 1866 की, तो 1866 में इस सोसाइटी की वार्षिकी हुई। तो वार्षिकी हुई तो इसकी वार्षिकी में जो मेंडल के जो निष्कर्ष थे इनको एक शीर्षक देकर प्रकाशित किया गया जिसका नाम रखा गया पादप संकरण पर प्रयोग। तो 1866 में सोसाइटी की वार्षिकी में मेंडल के निष्कर्षों को किस नाम से, पादप संकरण पर प्रयोग, पादप संकरण पर प्रयोग नामक शीर्षक से प्रकाशित किया गया। और इसके बाद मेंडल की आगे चल के अब बात करेंगे 6 जनवरी 1884, 6 जनवरी 1884 को यकृत शोध के कारण मेंडल की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये था मेंडल का एक संक्षिप्त जीवन परिचय जो आपको ध्यान रखना है, एक बार ध्यान से देख लो। मेंडल को आनुवंशिकी का क्या कहेंगे, जनक, क्योंकि इन्होंने पादपों में वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया देश के हेंजेनडोर्फ प्रांत के सिलिशियन गांव में हुआ। 1842 में इन्होंने दर्शन शास्त्र में डिग्री पूरी कर ली। इसके एक साल बाद 1843 में ब्रुन शहर के एक चर्च थी उसमें पादरी बन गए। उस चर्च में उद्यान मटर थे, मटरों का बगीचा जिसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम पायसम सैटाइवम पर संकरण के 7 वर्षों तक प्रयोग किए और इसके जो भी निष्कर्ष निकले उन सभी निष्कर्षों को 1865 में ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के सामने एक शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत कर दिया। और इसके ठीक एक साल बाद 1866 में सोसाइटी की वार्षिकी में इन सभी निष्कर्षों को पादप संकरण पर प्रयोग नामक शीर्षक से प्रकाशित किया गया। और इसके बाद 6 जनवरी 1884 को यकृत शोथ की बीमारी के कारण मेंडल की क्या हो गई, मृत्यु। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने इस जीवन काल में मेंडल ने मटर के पादप पर संकरण के प्रयोग करके 3 महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिपादन किया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेंडल ने उद्यान मटर के पादप पर अपने संकरण के प्रयोगों के आधार पर कितने महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिपादन किया, तो 3 महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिपादन किया जिन्हें हम क्या कहते हैं, मेंडलवाद, या इंग्लिश में बोलेंगे मेंडलिज्म। तो आपसे पूछा जाए सीधा सीधा प्रश्न कि मेंडलवाद क्या है, तो भाई मेंडलवाद में मेंडल के द्वारा दिए गए कितने महत्वपूर्ण नियम है, 3 महत्वपूर्ण नियम है। तो पहले तो ये ध्यान रखो कि वो 3 महत्वपूर्ण नियम कौन कौन से थे। तो मेंडल का पहला जो नियम था उसका नाम है प्रभाविता का नियम। मेंडल के पहले जो नियम का नाम है उसे हम बोलते हैं प्रभाविता का नियम। बाकी आगे आगे जैसे जैसे नियम आएंगे हम डिटेल से इनकी चर्चा करेंगे। दूसरा जो मेंडल का नियम है उसे हम बोलते हैं पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, प्यारे विद्यार्थियों, इसका और भी नाम है वो आपको ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब ये क्यों कहते हैं, जब अपन ये नियम पढ़ेंगे तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। युग्मकों की शुद्धता का नियम, और या अपन इसको बोलते हैं विसंयोजन का नियम। ये तीसरा नाम भी आपको ध्यान रखना है। तो 2 नियम हो गए, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम।
अब तुमसे पूछे कि युग्मकों की शुद्धता का नियम कौन सा नियम है, तो आपको बताना मेंडल का दूसरा ही नियम है, जिसे हम पृथक्करण का नियम के नाम से भी जानते हैं, या इसको विसंयोजन का नियम भी कहते हैं। और तीसरा इनका जो नियम है उसका नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेंडल के तीसरे जो नियम का नाम है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। कई बार तो सीधा प्रश्न 1 नंबर का यही बन जाता है कि मेंडल के वंशागति या आनुवंशिकी के तीनों नियमों के नाम लिखो। तो पहला नियम प्रभाविता का, दूसरा पृथक्करण का, और तीसरा इनका नियम आता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जब ये नियम आएंगे अपन को आधे चैप्टर में तो इन नियमों के बारे में ही अध्ययन करना है, जो आगे जाके अपन करेंगे इनके बारे में। फिलहाल अपना पॉइंट था मेंडलवाद। मेंडलिज्म या मेंडलवाद क्या है, तो आपको सीधा सा उत्तर देना है किसके द्वारा, मेंडल के द्वारा। किस पादप पर, तो बता रहा है उद्यान मटर के पादप पर। तो मेंडल के द्वारा उद्यान मटर के पादप पर किए गए संकरण के प्रयोगों के परिणामों के आधार पर, संकरण के प्रयोगों के परिणामों के आधार पर कितने महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिपादन किया, तो 3 महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिपादन किया, जिन्हें हम मेंडलवाद कहते हैं। तो सीधी सी परिभाषा हो गई कि मेंडल के द्वारा उद्यान मटर के पादप पर किए गए संकरण के प्रयोगों के परिणामों के आधार पर इन्होंने 3 महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिपादन किया, जिन्हें हम मेंडलवाद कहते हैं। अब मेंडल के द्वारा दिए गए नियम 35 वर्षों तक अपेक्षित रहे, अर्थात 35 वर्षों तक तो इन्होंने किसी ने इनकी खोज नहीं की, लेकिन बाद में 3 वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने मेंडलवाद की पुनः खोज की। तो सीधा प्रश्न बोर्ड में बनता है कि मेंडलवाद की पुनर्खोज किन वैज्ञानिकों के द्वारा की गई। छोटा प्रश्न 1 नंबर का भी ये बन सकता है कि मेंडलवाद की पुनः खोज कह दो या कह दो पुनर्खोज किन वैज्ञानिकों के द्वारा की गई। तो ध्यान रखना, मेंडलवाद की पुनर्खोज 3 वैज्ञानिकों के द्वारा की गई। सबसे पहले वैज्ञानिक थे हॉलैंड के, और हॉलैंड के जो वैज्ञानिक थे उनका नाम है हुग्यो डी ब्रिज। पहले वैज्ञानिक हो गए हुग्यो डी ब्रिज। सेकंड नंबर पे जो थे ये थे जर्मनी के, जर्मनी के जो वैज्ञानिक थे इनका नाम है कार्ल कोरेंस, कार्ल कोरेंस। और तीसरे नंबर के जो वैज्ञानिक है वो है ऑस्ट्रिया के, और ऑस्ट्रिया के जो वैज्ञानिक थे उनका नाम है एरिक वॉन शेरमेन, एरिक वॉन शेरमेन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ध्यान रखने की बात है कि मेंडलवाद की पुनर्खोज किन वैज्ञानिकों के द्वारा की गई। तो मेंडलवाद की पुनर्खोज 3 वैज्ञानिकों के द्वारा की गई, हॉलैंड के हुग्यो डी ब्रिज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमेन नामक वैज्ञानिकों ने सन 1900 के अंदर पृथक रूप से काम करते हुए मेंडलवाद की पुनर्खोज की। मेरे अनुसार यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। अब यहाँ से 2 पॉइंट बनते हैं। वो 2 पॉइंट क्या बनते हैं कि पहला पॉइंट तो ये बनता है कि मेंडल की सफलता के कारण लिखिए। पहला बिंदु तो ये बढ़ता है कि मेंडल की सफलता के कारण बताओ कि भाई मेंडल अपने प्रयोगों में क्यों सफल हुआ। और दूसरा प्रश्न ये उठता है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए या कह दो अपने संकरण के प्रयोगों के लिए उद्यान मटर के पादप का ही चयन क्यों किया, अर्थात वो क्या कारण थे जिनके कारण मेंडल ने उद्यान मटर के पादप का चयन किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला बिंदु अपना आ गया मेंडल की सफलता के कारण, सफलता के कारण। और सेकंड पॉइंट यहां पे बनता है कि उद्यान मटर के चयन के कारण, चयन के कारण। यहां से बोर्ड के अंदर सीधा 2 नंबर का प्रश्न बनने की
पूरी पूरी संभावना रहती है, 99% संभावना रहती है। या तो प्रश्न बनता है कि मेंडल की सफलता के कोई 2 कारण लिख दो, कोई 3 पूछ सकता है, और या पूछ सकता है कि उद्यान मटर के चयन के चाहे 2 कारण पूछ ले, 3 कारण पूछ ले, तो आपको इसके लिए तैयार रहना है। अब मैं बोर्ड के ऊपर लिखकर न बता के आपको सीधा समझाऊंगा, क्योंकि आपको प्रिंटेड नोट्स, आपको पीडीएफ जो आप भी इसकी भेजेंगे जेनेटिक्स वाले चैप्टर की, उसमें आपको अवेलेबल होगी, तो आप आसानी से पढ़ सकते हो। तो ध्यान से आप देखो, मेंडल की सफलता के कारण पहला कारण तो ये था कि मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। तो मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का क्या किया, अध्ययन। ये नहीं, क्योंकि अपन जानते हैं उद्यान मटर के पादप में कितने जोड़ी द्विपक्षीय लक्षण थे, तो अपन जानते हैं 7 जोड़ी थे। अब ऐसा नहीं किया मेंडल ने कि 7 जोड़ी द्विपक्षीय लक्षणों का एक साथ अध्ययन कर लिया हो। अगर ऐसा करता तो हमको पता है कि परिणामों में क्या आ सकती थी, त्रुटि आ सकती थी। इस कारण तो फिर मेंडल ऐसा हो जाता था। लेकिन मेंडल की सफलता का सीधा मेन कारण तो एक तो ये हो गया कि मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। दूसरा कारण, मेंडल ने अपने संकरण से प्राप्त सभी आंकड़ों का सावधानी पूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखो। अर्थात जो उन्होंने एनालिसिस जो इसका किया वो बहुत ही गणितीय रूप में, सांख्यिकीय रूप में किया। अर्थात जो भी संकरण के आंकड़े, जैसे अपन आगे पढ़ेंगे, जैसे लक्षण प्ररूप 3:2 आया, जीन प्ररूप 1:2 आया, तो ऐसे जो आंकड़े थे, सांख्यिकीय जो आंकड़े थे, इनका सावधानी पूर्वक कौन सा विश्लेषण किया, सांख्यिकीय विश्लेषण किया। तो पहला सफलता का कारण क्या हो गया कि मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। दूसरा कारण क्या हो गया कि मेंडल ने अपने संकरण से प्राप्त सभी आंकड़ों का सावधानी पूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण किया। तीसरा कारण क्या था मेंडल की सफलता का, तो आपको बताना है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए, या कह दो अपने संकरण के प्रयोगों के लिए, पादप का चुनाव भी सावधानी पूर्वक किया। क्योंकि पादप तो बहुत सारे थे, जरूरी है कि उन्होंने मटर का ही लिया, बहुत सारे पादप थे, और किसी पादप को भी ये ले सकता था अपने संकरण के प्रयोगों में, लेकिन इन्होंने बड़ी सावधानी पूर्वक उद्यान मटर के, या कह दो कि जो पादप का चुनाव किया वो बड़ी सावधानी पूर्वक किया। और वो तो अपन आगे अगले बिंदु में देखेंगे कि वो मटर के चयन के क्या कारण थे जिनके कारण इन्होंने मटर के पादप का ही चयन किया। तो फिलहाल तो अपन सफलता के कारण देख रहे हैं। तो सफलता के कारण 3 हो गए मेंडल का। पहला हो गया कि मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। दूसरा कारण, मेंडल के संकरण के सभी प्रयोगों से प्राप्त आंकड़ों का सावधानीपूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण किया। और तीसरा इनका सफलता का कारण हो गया कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए पादप का चुनाव भी बड़ी सावधानी पूर्वक किया। अब नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं कि मेंडल ने उद्यान मटर के पादप का ही चयन क्यों किया। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा पॉइंट है कि मेंडल ने उद्यान मटर के पादप का ही चयन क्यों किया। ऐसे क्या रीजन थे मटर में किनको मटर के पादप का ही चयन करना पड़ा अपने संकरण के प्रयोग के लिए। तो पहला रीजन तो ये था कि मटर के पादप का जीवन काल होता है 1 वर्षीय, अर्थात ये 1 वर्षीय शाखीय पादप, एक छोटा शाखीय पादप है। तो पहला पॉइंट अपन देख रहे हैं कि मटर का पादप का जीवन काल कितना वर्ष होता है, 1 वर्ष, और 1 वर्ष में इसकी 2 से 3 पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। 2 से 3 पीढ़ियों का अध्ययन किया। अर्थात मैं सीधी सी बात बोलूं तो यहां से ये लाइन निकल कर आती है कि कम समय में ही अधिक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। तो पहला रीजन तो ये हो गया उद्यान मटर के चयन का कि मटर के पादप का जीवन काल कम होता है, अतः कम समय में इसकी 1 से अनेक पीढ़ियों का हम अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा जो रीजन था वो ये था कि मटर के पादप में अनेक जोड़ी विप्यार्सी लक्षण पाए जाते। वो अनेक जोड़ी कितने थे वो अपन को पता है, 7 जोड़ी थे। अब जितने ज्यादा विप्यार्सी लक्षण होंगे उतने ही ज्यादा परिणाम आएंगे।
तो दूसरा कारण ये हो गया कि मटर के पादप में अनेक जोड़ी विपियासी लक्षण पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो पहला उद्यान मटर के चयन का पहला कारण तो क्या हुआ कि मटर का पादप एक वर्षीय होता है और एक वर्ष में इसकी 2 से 3 पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। दूसरा रीजन क्या हो गया कि मटर के पादप में अनेक जोड़ी विपियासी, विपियासी का मतलब है जो एक दूसरे से क्या हो, अलग हो, भिन्न हो। तो मटर के पादप में अनेक जोड़ी विपियासी लक्षण पाए जाते हैं। तीसरा रीजन ये है कि मटर का पादप आकार और आकृति में क्या होता है, छोटा छोटा होता है, तो इसमें देखभाल व रख रखाव की आवश्यकता क्या पड़ती है, कम पड़ती है साहब। तो तीसरा कारण ये हो गया कि मटर का पादप आकार और आकृति में छोटा होता है, अतः इसमें देखभाल और रख रखाव की आवश्यकता कम पड़ती है। अब चौथा रीजन क्या है कि भाई जो मटर का पुष्प होता है ना, वो एक द्विलिंगी पुष्प होता है। 2 प्रकार के पुष्प होते हैं, एक लिंगी होता है और एक कौन से होते हैं, द्विलिंगी पुष्प होते हैं। अब द्विलिंगी पुष्पों में दोनों जननांग पाए जाते हैं। तो मटर का पुष्प एक कैसा पुष्प होता है, तो आपको ध्यान रखना कि साहब ये द्विलिंगी पुष्प होता है। अब द्विलिंगी पुष्पों की क्या विशेषता है कि इनमें प्राकृतिक रूप से स्वपरागण हो सकता है और कृत्रिम रूप से परपरागण भी कराया जा सकता है। तो मटर का पुष्प एक द्विलिंगी पुष्प होता है, अतः प्राकृतिक रूप से तो स्वपरागण के द्वारा शुद्ध वंशक्रम प्राप्त किया जा सकता है। कौन सा वंशक्रम प्राप्त किया जा सकता है, शुद्ध वंशक्रम प्राप्त किया जा सकता है। और एक कृत्रिम विधि है, उस कृत्रिम विधि का नाम है विपुंसन विधि। विधि का नाम ध्यान रखना। तो विपुंसन विधि के द्वारा कृत्रिम रूप से क्या भी कराया जा सकता है, तो पर परागण भी कराया जा सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मटर का पुष्प एक द्विलिंगी पुष्प होता है जिसमें आसानी से प्राकृतिक रूप से स्वपरागण के द्वारा शुद्ध वंशक्रम प्राप्त किया जा सकता है और कृत्रिम रूप से विपुंसन विधि के द्वारा पर परागण भी कराया जा सकता है। तो ये किसके चयन के कारण हो गए, तो ये हो गए उद्यान मटर के चयन के कारण। पहला कारण कि मटर का पादप 1 वर्षीय होता है, अतः कम समय में इसकी अनेक पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा कि मटर के पादप में अनेक जोड़ी विपियासी लक्षण पाए जाते हैं। तीसरा कारण मटर का पादप आकार और आकृति में क्या होता है, छोटा, अतः इसमें देखभाल और रखरखाव की आवश्यकता क्या पड़ती है, कम पड़ती है। और चौथा कि मटर का पुष्प एक द्विलिंगी पुष्प होता है, अतः इसमें प्राकृतिक रूप से स्वपरागण के द्वारा तो शुद्ध वंशक्रम प्राप्त कर सकते हैं और विपुंसन विधि की कृत्रिम रूप से विपुंसन विधि के द्वारा परपरागण भी कराया जा सकता है। अब अपन एक पॉइंट देखेंगे कि भाई जो मेंडल थे इन्होंने मटर के कितने जोड़े विपियासी लक्षणों पर, तो 7 जोड़ी विपियासी लक्षणों पर किसके प्रयोग किए थे, संकरण के। तो वो 7 जोड़ी विपियासी लक्षण कौन से थे जिनको मेंडल ने चुना। तो ध्यान रखो, सबसे पहले अपन इसके चार्ट के द्वारा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा पादप लक्षण। अब ये लक्षण 2 प्रकार के हो गए, एक हो गए प्रभावी लक्षण और एक होते हैं आपके अप्रभावी लक्षण। अब ऐसे लक्षण जो स्वयं को या अपने आप को प्रथम पीढ़ी में प्रकट करे, प्रथम पीढ़ी को बोलेंगे F1 पीढ़ी, तो वो आपका प्रभावी लक्षण होगा। और जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट न होकर द्वितीय पीढ़ी में प्रकट होते हैं, ये द्वितीय पीढ़ी में दिखाई देते हैं, उनको हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। और द्वितीय पीढ़ी को हम F2 पीढ़ी भी कहते हैं और प्रथम पीढ़ी को हम F1 पीढ़ी के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रभावी जो लक्षण होंगे वो आपकी F1 पीढ़ी में प्रकट होंगे और अप्रभावी लक्षण प्रथम पीढ़ी में न प्रकट होकर आपकी द्वितीय पीढ़ी में के लक्षण प्रकट होंगे। अब अपन यहाँ पे कितने जोड़ी विपियासी लक्षण बढ़ जाएंगे बताओ, 7 जोड़ी बढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो इन्होंने क्रम चुना, तो सबसे पहला जो लक्षण चुना वो चुना पादप की ऊंचाई। पहला लक्षण आपको ध्यान रखना है, क्या चुना, पादप की ऊंचाई।
सेकंड नंबर पे चुना पुष्प की स्थिति, सेकंड नंबर पे हो गया पुष्प की स्थिति। थर्ड नंबर पे हो गया पुष्प का रंग, पुष्प का रंग। चौथा जो उन्होंने लक्षण का चयन किया वो था परिपक्व, परिपक्व फली की आकृति। ये ध्यान रखना है, परिपक्व फली की तो क्या ली, आकृति, और अपरिपक्व फली का लिया रंग, अपरिपक्व फली का रंग। अच्छा, अब छठा जो लक्षण इन्होंने चयन किया वो किया बीज की आकृति, बीज की आकृति हो गई। और सातवां जो लक्षण लिया वो लिया बीज का रंग, बीज का रंग। तो यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों अपन ने कितने लक्षणों का चयन कर लिया, 7 लक्षणों का चयन कर लिया जो मटर के पादप में पाए जाते हैं। तो पहला पादप की ऊंचाई, पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग, परिपक्व फली की आकृति और अपरिपक्व फली का रंग, छठा बीज की आकृति और सातवां ले लिया बीज का रंग। अब अपन को क्या करना है, अब एक तो प्रभावी लक्षण लिखना है और एक इसका अप्रभावी लक्षण लिखना है। तो पादप की ऊंचाई में जो F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है वो होते हैं लंबे पादप। तो ये लंबा जो इसका लक्षण हो गया ये आपका प्रभावी हो गया। और बोले पादप प्रकट होते हैं कौन सी पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में। तो बोले पादप हो गए यहाँ पे अप्रभावी लक्षण, ये आपके कौन सी पीढ़ी में प्रकट होंगे, तो F2 पीढ़ी में। तो पादप की ऊंचाई के आधार पे लंबे और कौन से हो गए, बोले। तो अब मैं तुमसे कहूं कि बताओ ये कितने जोड़ी विपरीत लक्षण है, तो आप बताओगे कितने जोड़ी, एक जोड़ी। ऐसे ही हम बताओ कितनी जोड़ी बनाएंगे, 7 जोड़ी विपरीत लक्षण बनाएंगे। अब उसकी स्थिति में प्रभावी लक्षण में आपके आगे कक्षीय और अप्रभावी में आपके आगे अग्रास। इसी प्रकार पुष्प का रंग, पुष्प के रंग में प्रभावी में आपके आ गया बैंगनी और अप्रभावी में आएगा आपके सफेद। इसी प्रकार परिपक्व फली की आकृति जो है, तो आकृति के अंदर प्रभावी में तो आएगी फूली हुई और अप्रभावी में आएगी संकीर्णित। संकीर्णित कह दो या इसको चपटी कह दो, एक ही बात है। अब फली का रंग, तो फली के रंग में प्रभावी में आएगा आपका हरा और अप्रभावी में आपका आएगा पीला। बीज की आकृति में प्रभावी में आपके आएंगे गोल बीज और अप्रभावी में आपके आएंगे झुर्रीदार बीज। इसी प्रकार बीज का रंग, बीज के रंग में प्रभावी में आएगा आपके पीला और अप्रभावी में आपके आएगा हरा। तो ये 7 जोड़ी विपरीत लक्षण हो गए जिन्होंने मेंडल ने इनका क्या किया, चयन किया। तो अब सीधा प्रश्न आपसे मैं पूछूं कि बताओ मेंडल ने मटर के कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों पर संकरण के प्रयोग किए, तो आपको बताना है 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों पर संकरण के प्रयोग किए। तो प्यारे विद्यार्थियों यहां तक अपन ने इस पाठ का 1/4 हिस्सा कवर कर लिया है। अब अगले जो अपन पॉइंट को पढ़ेंगे उस पॉइंट का नाम है आनुवंशिक शब्दावली। अब अपन पहले पढ़ेंगे मेंडल के नियम, लेकिन मेंडल के नियमों को पढ़ने से पहले हमें आनुवंशिक शब्दावली का अध्ययन करना होगा। अगर हम आनुवंशिक शब्दावली का अध्ययन नहीं करेंगे तो मेंडल के नियमों में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा वो हमें नहीं समझ में आएगा। अतः हमें इससे पहले आनुवंशिक शब्दावली पढ़नी है। उसको पढ़ने के बाद प्लस 1/4 हिस्सा आपका और पूरा हो जाएगा और आधा पाठ आपका क्लियर हो जाएगा। और अगले आधे पाठ में अपन मेंडल के 3 नियमों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, धन्यवाद।